हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों को, जैसा कि पता है, आप सभी लोगों के साथ में पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साथ ही साथ मैथ्स की क्लासेस भी आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। साइंस और मैथ्स के अंदर आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक पार्ट जो है वो 105 नंबर का है। तो 105 में से ये यकीन मान के चलिए कि साइंस और मैथ दोनों के मिला करके आपको लगभग जो है 30 से 35 मार्क्स के तो मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं आज के दिवस की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थी जीवन के लिए। आज का दिन जो है सबसे बड़ा पर्व कहें, त्योहार कहें, उत्सव कहें, जो भी है वो आज ही का दिन होना चाहिए, क्योंकि आज विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिवस है। तो मैं आप सभी लोगों को आज इस पूरी राजस्थान एकेडमी सिरोही परिवार की ओर से वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ में बसंत पंचमी के दिन आप सभी लोगों को ये आशीर्वाद भी देता हूं और माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को माँ इतनी शक्ति दे कि आप लोग जीवन प्रयत्न सीखने का प्रयास करें, नई नई चीजों को सीखें और आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो इससे पहले की 14 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और रेगुलर यह क्लास रात को 9 बजे होती है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास के अंदर हम ये सीख चुके हैं कि द्रवों में लगने वाला जो दाब है वो कैसे पता चलेगा, या फिर हम जो है ये द्रवों में लगने वाला दाब होता है वो कहाँ ज्यादा लगता है, कहाँ कम लगेगा। ये तमाम प्रकार की चीजों को अपन जान चुके थे और ये भी मैंने बताया था कि इस द्रवों में लगने वाले दाब से किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह बैच संपूर्ण तरीके से निशुल्क है। आप सभी लोग डेली 9 बजे जुड़ करके अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले आज का टॉपिक डालिएगा पास्कल का नियम। पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं पास्कल के नियम के बारे में। तो पास्कल, एक सेकेंड, थोड़ा सा व्यवस्थित इसको लिखेंगे। पास्कल का नियम किसकी बात करेंगे? पास्कल के नियम की बात करेंगे। लॉ ऑफ पास्कल के बारे में अपन बात करेंगे। क्या कहता है पास्कल का नियम? बेसिकली पास्कल का नियम यह कहता है कि यदि द्रव के अंदर स्थित सभी बिंदु एक ही, मान लीजिए, ऊंचाई के ऊपर हो, सेम हाइट के ऊपर जितने भी बिंदु उपस्थित होंगे उन सभी बिंदुओं पर स्थिर अवस्था के अंदर जो दाब लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, वो समान लगता है। ये कौन कहता है? पास्कल का नियम कहता है। देखिए क्या कहता है, अभी तो आपने केवल सुना है, अब देख लीजिए क्या कहता है। मान लीजिए ये एक अपने पास में पात्र है और इस पात्र के अंदर मान लो यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर 4 बिंदु है। जिन 4 बिंदुओं के नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 बिंदु है। ये चारों के चारों बिंदु जो है वो कहां पर है? तो सेम हाइट के ऊपर है। क्या है? सेम हाइट के ऊपर है। क्लियर? ये देखिए, ये क्या है? सेम हाइट के ऊपर है। मान लो कि तल से एच ऊंचाई पर है ये चारों के चारों बिंदु ए बी सी डी। तो इन चारों बिंदुओं पर जो लगने वाला प्रेशर होगा, जो दाब लगेगा इन चारों बिंदुओं के ऊपर, वो दाब क्या होगा? तो वो दाब आपका इक्वल ही होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑन ए, पी ऑफ ए, इससे लिख देता हूं तो अच्छे से दिखेगा। तो प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा प्रेशर ऑफ बी, बराबर होगा
प्रेशर ऑफ सी बराबर होगा प्रेशर ऑफ डी। समझ में आ गई बात? तो पास्कल के नियम के अनुसार यह है कि जो भी बिंदु समान ऊंचाई पर होते हैं उन बिंदुओं पर स्थिर अवस्था में जो दाब लगता है वह दाब समान होता है, इक्वल होता है। क्लियर? चलिए, तो अब मैं जो है इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं और इसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब आप सभी लोग लिखेंगे कि यदि द्रव में स्थित यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर एक ही ऊंचाई पर एक ही ऊंचाई पर स्थित हो तो ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था का मतलब है पानी है ना, हिलना डुलना नहीं चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए, स्टडी स्टेट के अंदर। तो स्थिर अवस्था हो तो में स्थिर अवस्था में सभी बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर लगने वाला बिंदुओं पर लगने वाला दाब लगने वाला दाब एक समान होता है, एक समान होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को अब समझ गए होंगे कि पास्कल का नियम क्या कहता है। और अब आपके ज्यादा काम की चीज तो है इसके उदाहरण। पास्कल के नियम का उपयोग आप डेली लाइफ में कहां देखते होंगे? तो इसका पहला उपयोग होता है जो भी हाइड्रोलिक मशीन है उसके अंदर। क्लियर? इसका पहला उपयोग कहां होता है? हाइड्रोलिक मशीन के अंदर होता है। हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर? तो पहला इसका उपयोग होता है हाइड्रोलिक मशीन के अंदर और दूसरा इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर। ये याद रखना कि हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वे आपके पास्कल के नियम के सिद्धांत पर या पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना आप कि यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु समान ऊंचाई पर स्थित है तो स्थिर अवस्था में उन पर लगने वाला दाब जो होगा वो समान होता है। उदाहरण है हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ब्रेक, और आपको डायग्राम भी बता दिया है। अब बात करते हैं पास्कल के नियम के बाद में आर्कमिडीज का सिद्धांत। क्या आ जाता है? आर्कमिडीज का सिद्धांत। अब हेडिंग डालेंगे आर्कमिडीज का सिद्धांत। आर्कमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ आर्कमिडीज के बारे में बात करेंगे। आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्कमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को द्रव के अंदर डुबाते हैं, क्या करते हैं? द्रव के अंदर डुबाते हैं। अब वो चाहे आप पूरी डुबाइए या आधी डुबाइए या आधी से ज्यादा डुबाइए, आंशिक रूप से डुबाइए, मतलब कहने का ये। तो आप चाहे वस्तु को पूरी डुबाइए या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसका जो भार होता है उस भार के अंदर थोड़ी सी कमी आती है, और वह जो कमी आई है वह कमी
आपके बराबर होती है किसके, जितना आपने पानी हटाया है उसके भार के बराबर होती है यह कमी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखिए क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कह रहा है कि मान लो ये रहा अपने पास में एक पात्र, इसके अंदर अपन ने ये एक बॉल डाली ऐसे, क्लियर। तो ये जो बॉल है, मान लीजिए इस बॉल का वेट जो है यानी डब्लू वो कुछ होगा, क्लियर। तो ये इसका जो भी इसका वेट होगा, ये जितनी डुबाई जाएगी उतने वेट के बराबर, मान लो ये पूरी पूरी डुबा दी जाती है, तो पूरी डुबाई जाएगी तो इसमें से पानी भी बाहर आएगा, और वो जो पानी बाहर आएगा, वह पानी जो बाहर आ रहा है उसका भार भी कितना होगा, डब्लू ही होगा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप डब्लू बार को अंदर डाल रहे हो तो जो आपका बर्तन है, जो पात्र है, वो क्या करेगा, डब्लू भार को अपने में से बाहर भी निकालेगा। समझ में आ गई बात। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी भी पात्र के अंदर, द्रव के अंदर डुबाते हैं, चाहे आप पूरा डुबाइए चाहे आंशिक रूप से डुबाइए, तो जितना पानी बाहर आएगा वह पानी का भार उस वस्तु का जितना भाग डूबा है उस भार के बराबर होता है। इसी को कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे अब, और इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये मैं यहां पर रख देता हूं डायग्राम, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लेना डायग्राम को भी। अब लिखेंगे कि जब वस्तु को जब वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से, पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में जो आभासी कमी आ जाती है, कमी आ जाती है वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। समझ में आ गई बात। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, देखिए इसमें सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब आप किसी वस्तु को पूरी तरह से या आंशिक रूप से द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में जो आभासी कमी आती है, वह कमी उस वस्तु के भार में जितनी कमी आई है किसके बराबर होगी, जितना उसने द्रव बाहर निकाला है। आप घर पे ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आप जो है खाली कोई भी एक बॉल वगैरह या कोई लोटा वगैरह लीजिएगा, ग्लास वगैरह, और उसको भरी हुई बाल्टी के अंदर डालिएगा, फुल भरी हुई बाल्टी होगी तब, ठीक है। बाल्टी के अंदर जैसे ही डालोगे तो कुछ पानी होगा जो बाहर डुलेगा, वो जो बाहर डुला हुआ पानी है वो पानी का भार और जो आपकी वस्तु जितनी डूबी है
उतना बार बराबर आएगा। आप घर पे बैठकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को कहा जाता है आर्कमिडीज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आर्कमिडीज। क्लियर? इसको लिख लीजिए। फिर मैं आपको पढ़ाता हूं उत्प्लावन बल के बारे में, यानी बायोंसी फोर्स के बारे में अपन बात करेंगे कि बायोंसी फोर्स क्या कहता है। लिखिए इसको। अब देखिए, उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स, हेडिंग डालिएगा उत्प्लावन यानी बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। क्लियर? देखिएगा आप, उत्प्लावन बल यानी बायोंसी फोर्स क्या कहता है। तो आप जब भी किसी वस्तु को द्रव के अंदर डुबाते हो, क्या करते हो? द्रव के अंदर डुबाते हो। आप चाहे घर पर जो है ये एक्सपेरिमेंट करना, ये भी आपको पता चल जाएगा। कोई आप जो है भरी हुई बाल्टी है, उसके अंदर बॉल वगैरह डालिए। जब आप उसके अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आपने उस वस्तु को छोड़ा, वो वस्तु एकदम से बाहर आती है, एकदम से ऊपर उठ करके आती है ना। तो वह वस्तु जो एकदम से ऊपर उठ करके आ रही है, वो ऊपर उठ करके क्यों आती है? वो ऊपर उठ करके आती है इसी बायोंसी फोर्स के कारण। किसके कारण? इसी उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, उत्प्लावन, उत्प्लावन मतलब जो उतल पातल करने वाला। और उतल पातल का मतलब क्या है कि जो वस्तु बेचारी सीधे सीधे पानी में नीचे जाना चाहती है, उसको नीचे नहीं जाने दिया जाता, बल्कि उसको बाहर फेंकती है, ऊपर लाती है। और एक बड़ी चीज यहां पर कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है? वस्तु को नीचे खींचता है। लेकिन ये जो उत्प्लावन बल है, बायोंसी फोर्स है, ये क्या करता है? वस्तु को ऊपर भेजता है। इसका मतलब बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। कई बार यह भी स्टेटमेंट आ चुका है कि उत्प्लावन बल किसके विपरीत कार्य करता है, और वहां 4 अलग अलग बलों के नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी बल या तो अट्रैक्ट करेंगे, या फिर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो नीचे खींचेगा। लेकिन एक उत्प्लावन बल ही है जो क्या करता है? वस्तु को ऊपर फेंकता है, यानी अपने से दूर भगाता है। क्लियर? अब लिखेंगे इसके अंदर कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, तो वस्तु के भार में तो वस्तु के भार में कमी तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, यानी लगता है कि कमी हुई है, प्रतीत होती है। क्लियर? यह कमी आप मेरे साथ के साथ लिखते रहिएगा, है ना। यह कमी, क्योंकि समझा तो दिया आपको क्या करता है बायोंसी फोर्स। तो यह कमी द्रव द्वारा द्रव द्वारा वस्तु द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए गए वस्तु पर लगाए गए एक बल लगाए गए एक बल एक बल के कारण के कारण एक बल के कारण एक बल के कारण होती है कारण होती है। ठीक है? कौन से बल के कारण होती है, अब वो लिखेंगे। तो इसी बल को कारण होती है, और इसी बल को उत्प्लावन बल उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल
कहते हैं। क्लियर। आगे लिखेंगे उत्प्लावन बल का मान, उत्प्लावन बल का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो याद रखना कि उत्प्लावन बल जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उत्प्लावन बल का, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो जो भी लिक्विड है उसके घनत्व पर, उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे बात करते हैं अपने पल्लवन नियम की। किसकी बात करेंगे? पल्लवन का जो नियम है उसकी बात करते हैं। देखिए अब एक मिनट, अब लिखेंगे पल्लवन का नियम। लिखिएगा पल्लवन का नियम, लॉ ऑफ पल्लवन। अब पल्लवन का नियम क्या कहता है? पल्लवन का नियम यह कहता है कि जो तैरने वाली वस्तु होती है, क्या तैरने वाली जो वस्तु है, द्रव के अंदर कोई वस्तु तैर रही है मान लो, तो तैरने वाली वस्तु यदि संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था मतलब ना ऊपर नीचे हो रही है, एकदम संतुलन अवस्था में चल रही है, तो वह कैसे चल पा रही है? उसने क्या किया है कि जितना भार उसका अंदर है और द्रव का जो भार उसने विस्थापित किया, वो दोनों क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। यानी कि वह क्या करती है? वह अपने भार के बराबर द्रव को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। जिससे क्या होता है कि द्रव का भार और वस्तु का भार बराबर हो जाता है और वो फिर क्या होने लग जाती है? संतुलन अवस्था में चलने लग जाती है। तो पल्लवन का नियम लिखेंगे, तैरने वाली वस्तु, तैरने वाली वस्तु, तैरने वाली वस्तु यदि संतुलन की अवस्था में, यदि संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था में है तो, में है तो, अपने अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर द्रव को, बराबर द्रव को विस्थापित करती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी के साथ में एक और पॉइंट लिख लीजिए कि ठोस यानी जो वस्तु तैर रही है उस ठोस का गुरुत्व केंद्र, ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको सीधे सीधे से याद रखनी है कि जो ठोस है उसका गुरुत्व केंद्र
और जो हटाया गया द्रव है उसका गुरुत्व केंद्र दोनों के दोनों एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर स्थित होंगे, वर्टिकल लाइन पर स्थित होंगे। यही है आपके पल्लवन का नियम, आपको सीधे सीधे से याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर कोई वस्तु द्रव के अंदर संतुलन अवस्था में तैर रही है तो बताइए कि उसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो उसका गुरुत्व केंद्र और जो द्रव हटा है उसका गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन के अंदर स्थित होंगे। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आज पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल और पल्लवन के नियम को समझ गए होंगे। इससे आगे की जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो अलग अलग इसमें लिक्विड में जो फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही जो है अपन बहुत जल्दी अब फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। पुनः एक बार आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।